वेलकम फ्रेंड्स। आज हम डिस्कस करेंगे इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन को। इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन था क्या, इसने क्या इम्पैक्ट डाला पूरे वर्ल्ड पर, कैसा पूरा वर्ल्ड जो है प्रीवियस 250 ईयर्स में चेंज हो गया। सो इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन एक ऐसा चेंज था जिसने पूरे वर्ल्ड पर अपना इम्पैक्ट डाला था। पूरे ह्यूमन हिस्ट्री में चीज़ें इतनी जल्दी ट्रांसफॉर्म नहीं हुई जितनी कि प्रीवियस 250 ईयर्स में हुई हैं। जो मेथड हज़ारों सालों से चले आ रहे थे उन्हीं को प्रैक्टिस किया जाता था, बट इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन आने के बाद वर्किंग मीडियम्स चेंज हुए। नए मेथड्स को, मशीन्स को इम्प्लीमेंट किया जाता था। जो काम पहले इंसान या जानवरों से लिया जाता था अब वो काम मशीनें करने लगी थी। देखा जाए तो ह्यूमंस ने पावर का एक ऑल्टरनेटिव बना लिया था। वीडियो में आगे चलने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है कि अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो काइंडली सब्सक्राइब कर लें ताकि हमें मोटिवेशन मिले और ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ आपके लिए बनाते रहें। सो इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन सबसे पहले इंग्लैंड में आया था। इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के आने से पहले इंग्लैंड एक एग्रीकल्चर कंट्री था। इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन इंग्लैंड में भी सबसे पहले टेक्सटाइल इंडस्ट्री में आया था और उसके ही बहुत सारे फैक्टर्स थे। जिस तरह पुराने टाइम में हमारे यहाँ घरों में विमेंस कपड़े बनाया करती थी, इसी तरह डोमेस्टिक लेवल पर इंग्लैंड में भी काम होता था। हैंडलूम से कपड़े को बनाया जाता था। फिर 1738 में जॉन के ने फ्लाइंग शटल को इन्वेंट किया और फ्लाइंग शटल के इन्वेंट होने से जो आउटपुट था वो डबल ट्रिपल हो गया था। जो काम पहले 2 या 3 आदमी कर रहे थे अब वो काम एक आदमी आराम से कर लेता था। फिर 1767 में जेम्स हॉरग्रीव्स ने स्पिनिंग जेनी को इन्वेंट किया और इस मशीन से जो स्पिनिंग प्रोसेस था वो बहुत इफ़ेक्टिव हो गया था। इस मशीन की इन्वेंशन से पहले एक टाइम में एक ही व्हील को चलाया जाता था और एक ही थ्रेड को, धागे को स्पिन किया जाता था। पर स्पिनिंग जेनी ने की इन्वेंशन से जो काम 7 से 8 लोग करते थे वो काम अब इजीली एक पर्सन कर सकता था। फिर 1768 में रिचर्ड ऑकराइट ने ये प्रॉब्लम भी सॉल्व कर दी कि जो काम स्पिनिंग जेनी पर एक पर्सन कर रहा था उसे भी रिप्लेस कर दिया गया वाटर की फोर्स से। और अब वो काम जो पहले 8 लोग करते थे फिर एक पर्सन करने लगा था, अब वो काम बगैर किसी इंसान के, ह्यूमन के हो रहा था वाटर की फोर्स से। तो इससे प्रोडक्टिविटी बहुत इम्प्रूव हो गई थी। फिर 1785 में कॉट राइट ने पावर लूम को इन्वेंट किया। ये मशीन भी वाटर की एनर्जी से चलती थी और अगर हम ऑब्जर्व करें तो स्टार्ट में वाटर फोर्स ने ह्यूमंस को रिप्लेस किया था, फिर वाटर फोर्स को रिप्लेस किया स्टीम ने। 1794 में एली वाटनी ने गेनिंग मशीन बनाई थी और अब जो काम पहले वाटर फोर्स से किया जा रहा था अब स्टीम करने लगी थी। पर अब भी एक प्रॉब्लम थी, वो ये कि कपड़े को प्रिंट किस तरह किया जाए। तो ये प्रॉब्लम सॉल्व की थॉमस बेल ने सिलेंडर प्रिंटिंग मशीन बना के। इससे ये काम बहुत ज़्यादा आसान हो गया था, कपड़े को प्रिंट करना बहुत इजी हो गया था और इन सब इन्वेंशंस ने इंग्लैंड की टेक्सटाइल इंडस्ट्री को एक बड़ा बूम दिया था और टेक्सटाइल इंडस्ट्री में एक रेवोल्यूशन आ गया था। इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन में स्टीम इंजन ने भी अब एक बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया था। 1712 में थॉमस न्यूकॉमन ने स्टीम इंजन इन्वेंट किया था जो कोल माइंस से पानी बाहर निकालने के लिए यूज़ किया जाता था। कोल माइंस में पानी जमा हो जाता था और उसे निकालने के लिए थॉमस न्यूकॉमन ने एक इन्वेंशन की थी कि वो कोल को जला के स्टीम बना के पंप की तरह एक स्टीम इंजन, जो फर्स्ट स्टीम इंजन बनाया गया था वो पंप की तरह से यूज़ किया जाता था। बट उसकी जो एफिशिएंसी थी वो सिर्फ और सिर्फ 5% थी। थॉमस न्यूकॉमन के स्टीम इंजन की एफिशिएंसी, आप उसे इंडस्ट्रीज़ में यूज़ नहीं कर सकते थे बिकॉज वहाँ तक कोल ले जाना आपको काफ़ी ज़्यादा महंगा पड़ सकता था। बट 1769 में इस स्टीम इंजन को जेम्स वॉट ने इम्प्रूव किया और उसकी एफिशिएंसी जो है वो 25% तक हो गई। उन्होंने कुछ चेंजेस किए, उससे उसकी एफिशिएंसी बढ़ गई। अब ये इंजन इजीली यूज़ किया सकता था, इससे काम ले सकते थे इंडस्ट्रीज़ में और उस टाइम में इंग्लैंड ने ऐसा किया भी। इंग्लैंड को रियल पावर जब मिली जब वो स्टीम की फोर्स को समझ गए और उन्होंने स्टीम से काम लेना स्टार्ट किया। जो मशीन पहले वाटर या एयर की फोर्स से चल रही थी उसे स्टीम की फोर्स से चलाया जाने लगा और वाटर फोर्स के लिए आपको कुछ ज्योग्राफिकल कंडीशंस रिक्वायर्ड होती हैं, बट स्टीम के केस में ऐसा नहीं था। आपको कोल चाहिए होता था सिर्फ, और उस टाइम इंग्लैंड के पास कोल माइंस थी। कोल की तो कोई शॉर्टेज थी नहीं एट दैट टाइम इंग्लैंड के पास। उसके पास कोल और आयरन के तो भंडार थे।
इंग्लैंड के बाद। और जब स्टीम की पावर उनको मिल गई तो उन्होंने जो कोल था उससे आयरन को मेल्ट करके मशीनें बनाना शुरू कर दिया था। कोल उस टाइम में इंग्लैंड के पास अवेलेबल था, बट एक प्रॉब्लम थी, वो ये कि कोल माइन में जब वर्कर्स को जाना पड़ता तो वहाँ लाइट नहीं होती थी, और ऐसे में फायर लैम्प को लेकर जाना पड़ता था, जो एक सेफ्टी थ्रेट था। वहाँ आग लग सकती थी, जिससे काफ़ी प्रॉब्लम फेस करनी पड़ रही थी एट दैट टाइम। सो ये प्रॉब्लम सॉल्व की सर हम्फ्री डेवी ने 1815 में। उन्होंने सेफ्टी लैम्प को इन्वेंट किया। सेफ्टी लैम्प से अब जो ह्यूमंस जाते थे कोल माइंस में काम करने के लिए, उनके लिए आसानी हो गई थी। आग का जो फायर का थ्रेट था वो सॉल्व हो गया था। सर ये सर हम्फ्री डेवी वही हैं जिनके एक लैब असिस्टेंट माइकल फेराडे ने इलेक्ट्रिक मोटर को 1820 में अपने एक एक्सपेरिमेंट से इन्वेंट किया था, और वही मोटर मैकेनिज्म आज भी हमारे डेली लाइफ का एक पार्ट बना हुआ है। इंग्लैंड में ट्रेन के चलने से पहले अगर आप देखेंगे तो रेल रोड बन चुके थे, और उन रेल रोड पे घोड़े दौड़ते थे, उनको कोचेस कहते थे, बिकॉज इस तरह से सामान को एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफ़र करना आसान था। पर जब लोगों को स्टीम की पावर का पता चला तो फिर 1815 में जॉर्ज स्टेफनसन ने एक इंजन बनाया कुछ चेंजेस करके, और इस इंजन को ट्रेन में लगा दिया। उसे उस टाइम में लोकोमोटिव कहा जाता था। बेसिकली ये एक ट्रेन थी जो कि स्टीम की पावर से चलती थी। ये तो वो इन्वेंशन थी जिन्होंने इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन को बूम दिया था, बट इसके अलावा और भी बहुत सारे फैक्टर्स थे इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के, जिससे इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन सबसे पहले इंग्लैंड में आया था। इंग्लैंड ने पूरे वर्ल्ड में अपनी कॉलोनीज़ बनाई हुई थी, स्पेशली इंडिया में, जहाँ से इन्हें चीप रॉ मटेरियल ईजिली मिल जाता था। इंडिया से वो चीप प्राइस में कॉटन ले जाते थे, बिकॉज यहाँ कॉटन की फसल बहुत ज़्यादा थी। ब्रिटिशर्स इसे चीप प्राइस में यहाँ से ले जाके कपड़ा बनाते थे, और वही कपड़ा इंडिया में अच्छे प्राइस में बेचते थे, जिससे इनको काफ़ी प्रॉफिट होता था। अगर उस टाइम में इनके पास कैपिटल ना होता, पैसा ना होता, तो वो इंडस्ट्रियलाइजेशन की साइड पर जा ही नहीं सकते थे, और ये सारा पैसा उन्हें मिल रहा था इंडिया से, अफ्रीका से रॉ मटेरियल की कंडीशन में। इंग्लैंड का बैंकिंग सिस्टम भी स्ट्रॉन्ग था, और वो बैंक ऑफ इंग्लैंड, स्पेशली बैंक ऑफ इंग्लैंड जो है वो एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा था इंडस्ट्रीज़ की ग्रोथ में। बिकॉज अगर कोई पर्सन कोई इंडस्ट्री लगाना चाहता तो उससे बैंक ऑफ इंग्लैंड से ईजिली इन्वेस्टमेंट मिल जाती थी, लोन मिल जाता था। तो वहाँ जो है ग्रोथ जो है बहुत, आप देखेंगे बहुत ज़्यादा ईजिली अवेलेबल हो सकी उन्हें। इंग्लैंड की नेवी भी काफ़ी स्ट्रॉन्ग थी, और इस वजह से पूरे वर्ल्ड में वो ट्रेड कर पा रहे थे। इंग्लैंड को अगर प्रॉब्लम थी तो वो नेपोलियन से थी, और नेपोलियन को उन्होंने ठिकाने लगा दिया था। जो वॉर उन्होंने नेपोलियन से लड़ी उसने भी इंग्लैंड की लाइफ को डिस्टर्ब नहीं किया था, बिकॉज जो भी वॉर इंग्लैंड लड़ रहा था वो इंग्लैंड से बाहर थी, और ऐसे में इंग्लैंड को टाइम मिल रहा था खुद को स्टेबल बनाने के लिए। इंग्लैंड में एक्सपेरिमेंट्स पर भी खुली छूट थी, जिस वजह से सक्सेसफुल एक्सपेरिमेंट हुए। आप देखेंगे वहाँ पर एट दैट टाइम रॉयल सोसाइटी थी, और उस रॉयल सोसाइटी ने से काफ़ी ज़्यादा इन्वेंशन आप देखोगे कि आपको देखने को मिली हैं, जिन्होंने इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन में एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले किया। और इन इन्वेंशन ने ही जो है वो इंग्लैंड की ग्रोथ में और इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन में काफ़ी एक बूम दिया है। उसके बाद अगर आप एक साइड देखें तो इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन ने काम को तो बहुत आसान कर दिया था, पर इसके कुछ बैड इफ़ेक्ट भी पड़े थे। जो लोग अपने घरों में काम करते थे, कपड़े बनाते थे, जानवर पालते थे, खेती करते थे, उससे इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के आने के बाद उनको रिप्लेस कर दिया था। जो इंग्लैंड कल तक एक एग्रीकल्चर कंट्री था, आज वो एक ऐसा कंट्री था जहाँ इंडस्ट्रियलाइजेशन हो चुकी थी, और वो भी इतनी तेज़ी से कि जहाँ ह्यूमंस को मशीन्स ने रिप्लेस कर दिया था, और जिन लोगों को काम पर रखा जाता था उन्हें भी काफ़ी कम वेजेस दी जाती थी। और यहाँ पर एक नए वर्ग, नई सोसाइटी ने जन्म लिया था, और ये थे कैपिटलिस्ट। और ये सिर्फ एक काम जानते थे, और वो ये कि किस तरह पैसे से पैसा बनाया जाए। ह्यूमंस को सिर्फ मशीन की तरह यूज़ किया जाने लगा था, बहुत ज़्यादा ह्यूमंस का एक्सप्लॉयटेशन होने लगा था। छोटे बच्चों को, विमेंस को जॉब पे रख लिया जाता था, और सिर्फ इसलिए बिकॉज ये कम वेजेस पर काम कर लेते थे। तो जो वेजेस थी इन्हें कम देनी पड़ती थी, बट एक साइड आप देखोगे एक सोसाइटी जो है वो अमीर होती जा रही थी, और दूसरी साइड पर ये जो गरीब बच्चे, फैमिलीज थी, इनको 12-12 घंटे काम करना पड़ता था। अब जो वर्ल्ड डेवलप हो रही थी वहाँ इंसान सिर्फ और सिर्फ
एक मशीन था, चाहे वो कैपिटलिस्ट हो या लेबर हो, दोनों ही बस पैसे के लिए काम कर रहे थे। कैपिटलिस्ट तो पैसे से खेल रहे थे, बट जो पुअर थे वो भूखों मर रहे थे, बड़ी स्ट्रगल से वो सिर्फ 2 टाइम की रोटी ही खा पा रहे थे। इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन ने इंडिविजुअलिज्म को बहुत ज़्यादा प्रोमोट किया था, और फिर जो इंडस्ट्रीज चल रही थी उनसे निकलने वाला स्मोक और केमिकल्स भी सिटीजन्स की हेल्थ पर अफेक्ट डाल रहे थे। शहरों में रहने वाले लोगों की हेल्थ पूरी तरह अफेक्ट हो रही थी, और अनएम्प्लॉयमेंट भी बढ़ रही थी, बिकॉज अब काम मशीनों से होता था। कंट्री की प्रोडक्शन तो बढ़ी थी, बट जो लोग खेती करते थे अब वो फैक्ट्रीज में काम करने के लिए आ गए थे, तो कंट्री की एग्रीकल्चर पर एक बड़ा पूरा इम्पैक्ट पड़ा था। एग्रीकल्चर इंडस्ट्री जो है वो पूरी तरह डिस्टर्ब हुई थी। और फिर एक टाइम आया जब इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन जो है वो इंग्लैंड से निकलकर पूरे यूरोप में फैल गया। 1830 के बाद इंग्लैंड ने अपनी मशीन्स की एक्सपोर्ट से रिस्ट्रिक्शन हटा दी थी, और एट दैट टाइम सिर्फ टर्की और रशिया ही थे जहां इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन आपको देखने को नहीं मिलेगा। बाकी जितने भी कंट्रीज थे वहां इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन जो है वो आ चुका था। कंटेंट समझ आया हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।